हेलो स्टूडेंट्स, एल्कोहल, ईथर एंड फिनॉल्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर। इसमें लास्ट वीडियो लेक्चर में फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई। आज से शुरू हो रही है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल्स। ये हेडिंग देंगे और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में रेगुलर पूछा जाता है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जितना आज के वीडियो लेक्चर में आएगा सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ही अच्छे से समझिएगा। बच्चों देखिए, जो एल्कोहल है, इसे मान लीजिए आपने मेथेनॉल ले लिया, ये दो तरह की प्रॉपर्टी शो करता है। एल्कोहल दो तरह से केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है। इसमें दो तरह के बॉन्ड हैं, एक तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड है और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड है। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन। अब एल्कोहल दो तरह से अपनी केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है। एक तो ये हाइड्रोजन को भी रिलीज कर सकता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करके, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करके ये हाइड्रोजन को रिलीज कर सकता है, या कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड भी तोड़ सकता है। अगर मान लीजिए अगर एल्कोहल में हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है तो क्या होगा, तो ये स्पीशीज बनेगी CH3O माइनस प्लस H+। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ। इस कंडीशन में एल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और ये एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल कहलाएगी। अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, किस तरह से दिखाता हूं आपको। जैसे मान लीजिए एल्कोहल लिया आपने, ये एल्कोहल लिया, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मान लीजिए कोई न्यूक्लियोफाइल आया, यहां पे न्यूक्लियोफाइल सबस्ट्रेट है, ये आया। अब लोन पेयर पॉजिटिव के बीच अट्रैक्शन होगा, क्या बनेगा, R। ऑक्सीजन से अट्रैक्ट हुआ है तो ऑक्सीजन में पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, और ये बॉन्ड बन जाएगा कार्बन, ये बॉन्ड बन जाएगा। ऑक्सीजन मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट है, उस पर पॉजिटिव अनस्टेबिलिटी की पहचान है, तो क्या करेगा, ये हाइड्रोजन से अपने इलेक्ट्रॉन को खींचने लगेगा, ये हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा और RO, ठीक है, और प्लस H+ रिलीज हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। इस कंडीशन में जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, उस कंडीशन में एल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। इस जो रेशन दिखाई है, इसमें एल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। देखिए, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। जब एल्कोहल के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, उस कंडीशन में एल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। वो डिफरेंट कंडीशंस हैं, उसमें मैं आपको बताता जाऊंगा हेडिंग वाइज, लेकिन मैं बता रहा हूं कि किस टाइप की रिएक्शन मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। पहला, जब व्हेन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड इन एल्कोहल break so alcohol act as nucleophile। जब एल्कोहल के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब सेकंड क्या हो सकता है, सेकंड देखिए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ था, दूसरी कंडीशन में देखिए, इसमें एक तरह का बॉन्ड और है, वो देखिए। पहले केस में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ था। अब मान लीजिए ये भी तो एक बॉन्ड है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड। अगर ये बॉन्ड ब्रेक होता तो क्या करेगा, ये बॉन्ड अगर ब्रेक होता है तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो ऑक्सीजन क्या निकालेगा, OH- के फॉर्म में निकल जाएगा, और एल्कोहल पे इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। इस केस में ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, कैसे, वो भी दिखाता हूं आपको। जैसे मान लीजिए कोई एल्कोहल है,
एल्कोहल है, और इसका प्रोटोनेशन हुआ, पॉजिटिव चार्ज आया, एसिड से आया, किसी चीज से आया, ये इस पे आएगा, क्या हो जाएगा, ये क्या बनेगा, RCH2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन और H, ऑक्सीजन में पॉजिटिव आ गया चार्ज, ऑक्सीजन पे चार्ज के क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आया, इसका मतलब मोस्ट अनस्टेबिलिटी की पहचान है। अब मान लीजिए कहीं पे यहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दे, न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करे, न्यूक्लियोफाइल यहां पे आना चाहे तो क्या होगा, ऑक्सीजन इस कार्बन से हेटेरोएटिक फिशन करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इससे खींचना चाहेगा, जब इससे ये खींचेगा तो ये कार्बन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यहीं पे आके न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा। ये देखिए ऑक्सीजन पॉजिटिव हुआ ना, पॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज मोस्ट अनस्टेबिलिटी की पहचान है, तो ये बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक करना चाहेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, जब बॉन्ड ब्रेक होगा हेटेरोएटिक फिशन होगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो ये हेटेरोएटिक फिशन होगा, जब हेटेरोएटिक फिशन होगा तो इस ऑक्सीजन का पॉजिटिव दूर हो जाएगा, लेकिन इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव, और वहीं पे आके यहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा, क्या बन जाएगा, Br प्लस H2O अलग हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आई, समझ बात आ रही है। इस केस में जब कार्बन एल्कोहल के कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, उस केस में एल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। बात समझ में आई, बात समझ में आ रही है। एल्कोहल में 2 तरह के बॉन्ड पाए जाते हैं, एल्कोहल 2 तरह के प्रॉपर्टी शो करता है। जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, उस केस में एल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, और जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, इस केस में एल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। ये चीजें नोट्स में अपने उतार लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो एल्कोहल की 2 तरह की प्रॉपर्टी से शुरुआत की है मैंने कि एल्कोहल 2 तरह की प्रॉपर्टी शो करता है, कि अगर वो हाइड्रोजन को रिलीज कर रहा है तो उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी, और अगर OH को रिलीज कर रहा है तो उसकी बेसिक प्रॉपर्टी। इस तरह से भी आप समझ सकते हो इसको, ठीक है। अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, तब एल्कोहल काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का। जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, इस केस में एल्कोहल काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का। ठीक है, बात समझ में आ गई। जब OH ब्रेक होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आया, न्यूक्लियोफाइल। जब कार्बन और ऑक्सीजन ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन पे क्या, कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की, तो इस पे नेगेटिव आएगा। इस केस में इस पार्ट पे क्या आएगा, नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल पे काम कर, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा एल्कोहल। और अगर ये ब्रेक हुआ, कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की, तो इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। तो ये 2 कंडीशन है कि एल्कोहल की 2 प्रॉपर्टीज है एल्कोहल और फिनॉल्स की, कि कब वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, कब वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। दूसरी तरह भी समझ सकते हैं, जब H निकलेगा तो ये एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल होगी, और जब OH निकलेगा तो इसकी बेसिक प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, पहली हेडिंग दीजिए, पहली हेडिंग दीजिए, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ। अब 2 पार्ट की रिएक्शन है तो 2 पार्ट में पढ़ाना पड़ेगा। पहला पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं, फर्स्ट पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग cleavage of OH bond। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, एसिडिक प्रॉपर्टी, एसिडिक प्रॉपर्टी। ठीक है, एसिडिक प्रॉपर्टी। सबसे पहले एसिडिक प्रॉपर्टी हम टेस्ट करेंगे। इसमें सब हेडिंग डालेंगे, एसिडिटी ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल।
किसी चीज की भी एसिडिटी चेक की जाती है सबसे पहले मेटल से उसकी रिएक्शन करके, मेटल से, क्योंकि मेटल मोस्ट बेसिक होते हैं, उनसे रिएक्शन करके सबसे पहले एसिडिटी चेक की जाती है। तो वही रिएक्शन देने जा रहा हूं, रिएक्शन विद मेटल्स। अब रिएक्शन विद मेटल, हम एसिडिटी चेक कर रहे हैं। अब मेटल तो बेसिक होते हैं, इनके पास जो भी आएगा वो एसिड की तरह काम करेगा। इतने ज्यादा ये बेसिक होते हैं कि इनसे ज्यादा बेसिक कोई हो ही नहीं सकता। तो जो भी आएगा वो एसिड की तरह काम करेगा। जब कोई एसिड बेस से रिएक्शन करता है तो साल्ट बनाता है, साल्ट और वाटर बनाता है, ठीक है। जब कोई एसिड बेस से रिएक्शन करता है तो साल्ट और वाटर बनाता है। लेकिन मेटल जब एल्कोहल या फिनॉल से रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे, ठीक है। किस तरह से, अगर मान लीजिए एल्कोहल को लिया हमने, CH3 CH2OH और प्लस सोडियम से रिएक्शन करवा दी, सोडियम से रिएक्शन करवा दी, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन रिलीज कर देगा, H2 बनेगा क्या, साल्ट क्या बनेगा, CH3 CH2ONA, CH3 CH2ONA, इसे क्या कहेंगे, सोडियम, ये क्या है, इथेन है ना, और ऑक्सीजन सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड, ठीक है। सोडियम इथॉक्साइड साल्ट बन गया, हाइड्रोजन रिलीज होगी। बैलेंस कर लीजिए इसको, ठीक है। बात समझ में आ रही है। पोटेशियम के साथ क्या होगा, ये पोटेशियम आ जाएगा, यहां पे के आ जाएगा, पोटेशियम इथॉक्साइड, ठीक है। एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है वो कर लीजिए, जैसे ये है होल थ्राइस प्लस एल्यूमिनियम की रिएक्शन, क्या बनेगा बताइए, क्या बनेगा बताइए। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है। ये हाइड्रोजन तो रिलीज करेगा सबसे पहले, तो हाइड्रोजन रिलीज करेगा H2, बचेगा क्या, बचेगा ये CH3 होल थ्राइस CO, हाइड्रोजन तो रिलीज हो गया। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, तो इससे क्या आएगा 3, और बाहर क्या आएगा, एल्यूमिनियम, ठीक है। बाहर क्या आएगा, एल्यूमिनियम। समझ में आ रही है, समझ में आ रही है। डबल ब्रैकेट लग गया, ठीक है। बैलेंस कर लीजिए, इसको 6 से कर दिया, इसको 2 से कर दिया। बात समझ में आ गई। क्या नाम होगा, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। अब देखिए टर्शरी अल्कोहल है, ये टर्शरी अल्कोहल, तो क्या हो जाएगा, एमोनियम टर्शरी, एमोनियम टर्शरी। अब कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, ब्यूटर ऑक्साइड, ब्यूटर ऑक्साइड, एल्युमिनियम टर्शरी ब्यूटर ऑक्साइड, ब्यूटा ऑक्साइड, सॉरी ब्यूटा ऑक्साइड। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये एल्यूमिनियम से। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है ना, तो 3 सॉरी होल थ्राइस, होल थ्राइस, एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटर ऑक्साइड, ब्यूटा ऑक्साइड। अब मानिए फिनॉल से रिएक्शन हो, फिनॉल से रिएक्शन हो रही है सोडियम की, क्या बन जाएगा, ये तो आप पढ़ के आए हो हेलो एल्केन हेलो एरीन में, O Na साल्ट और प्लस हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगी, क्या बन गया, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। बात समझ में आ रही है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सोडियम फिनॉक्साइड, फिनॉल एक से और रिएक्शन करता है, NaOH से भी कर सकता है फिनॉल रिएक्शन, वो भी दिखाता हूं आपको। फिनॉल NaOH से भी रिएक्शन करता है, ये रिएक्शन आप हेलो एल्केन हेलो एरीन में पढ़ के आए हो। क्या बनाएगा,
सोडियम फेनॉक्साइड और प्लस यहां पे वाटर रिलीज होगा क्योंकि ये बेस है, वो मेटल था ये बेस है। इसको आप और दूसरी तरह से भी समझ सकते हो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो एक्टिव मेटल्स हैं जिनका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल नेगेटिव होता है वो एल्कोहल, ईथर और फिनॉल से हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। आपने हाई स्कूल में भी रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ा होगा इस चीज को कि जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल तो नहीं पढ़ा होगा, एक्टिव मेटल पढ़ा होगा। जितने भी एक्टिव मेटल्स हैं वो एल्कोहल, ईथर और फिनॉल से हाइड्रोजन को रिलीज करते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए एल्कोहल बहुत ही वीक एसिड होता है, ये याद रखिएगा, बहुत ही वीक एसिड होता है। एक चीज याद रखिएगा, बहुत ही वीक एसिड है, बहुत हर जगह। ऐसा नहीं है कि आप H2SO4 के साथ स्टेरिशन करवा दो या तो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ तो ये बेस की तरह काम करने लगेगा, ठीक है। तो एल्कोहल बहुत वीक एसिड होता है, ये ब्रॉन्स्टेड एसिड होता है, ठीक है। लिख लीजिए alcohols and phenols are Bronsted acid। जो ब्रॉन्स्टेड का कॉन्सेप्ट था, प्रोटॉन डोनर एक्सेप्टर कॉन्सेप्ट, उसके हिसाब से ये बेसिड हैं। लुईस एसिड के साथ, लुईस कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये एसिड नहीं है, ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये एसिड है, ठीक है। प्रोटॉन डोनर एक्सेप्टर कॉन्सेप्ट, बात समझ में आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट एसिडिटी ऑफ एल्कोहल। अब देखिए एसिडिटी ऑफ एल्कोहल। एसिडिटी किसकी वजह से होती है? जो कोई का एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, जो प्रोटॉन दे वो एसिड, जो सोल्यूशन में प्रोटॉन दे वो क्या होगा, वो एसिड होगा, ठीक है। तो एसिडिटी ऑफ एल्कोहल, ठीक है। देखिए एल्कोहल की जो एसिडिटी होती है, जैसे मान लीजिए कोई एल्कोहल लिया आपने, जो ये बॉन्ड है OH, ये OH के बीच बॉन्ड है, ये पोलर होता है, पोलर होता है। इस पे डेल नेगेटिव, इस पे डेल पॉजिटिव। क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव। ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और ये बॉन्ड को वीक करता है, हाइड्रोजन रिलीज हो जाता है, हाइड्रोजन रिलीज हो जाता है। तो इस पोलर करेक्टर की वजह से ही ये एसिडिटी, एल्कोहल की एसिडिटी किस वजह से होती है? OOH बॉन्ड के पोलर नेचर की वजह से इसकी एसिडिटी होती है। ये बात याद रखिएगा, OOH बॉन्ड के पोलर नेचर की वजह से इसकी एसिडिटी होती है। लेकिन अगर कोई ऐसे ग्रुप एल्कोहल से आकर जुड़ जाए, जैसे ये है, एक ग्रुप ये है, दूसरा ग्रुप ये जुड़ जाए, तीसरा ये जुड़ जाए, ये, ठीक है। बात समझ में आ रही है? CH3 CH2H। अब पूछे कि कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन ज्यादा एसिडिक है? हमने बताया था कि जो एसिडिक कैरेक्टर एल्कोहल का है वो O और H के पोलर नेचर की वजह से है, कि इलेक्ट्रॉन, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ऑक्सीजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिससे ये बॉन्ड वीक होता है और हाइड्रोजन का निकलना आसान हो जाता है। अब देखिए इसमें क्या है, इन सब में क्या है, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। मिथाइल ग्रुप क्या है, प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं। ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, लेकिन जो ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, लेकिन जो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, अब इस पे क्या हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव आ गया, अगर ऑक्सीजन खींच रहा है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है तो इसकी पोलरिटी इफेक्ट हो जाती है। इसकी पोलरिटी क्या होती है, इफेक्ट हो जाती है। इसको और नेगेटिव कर रहा है,
चार्ज का डिस्पर्शन नहीं हो पा रहा है। अगर हमने बताया था आपको जीओसी में कि वो फैक्टर कोई एसिड क्या होता है, कोई एसिड तभी एसिड होता है जिसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल हो। कोई भी फैक्टर जो कॉन्जुगेट बेस को स्टेबल करेंगे, कॉन्जुगेट को एसिड करेंगे तो एसिड स्ट्रांग हो जाएगा। अगर ऐसे फैक्टर जुड़े हुए हैं कॉन्जुगेट बेस से जो उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं तो एसिड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। अगर कोई ऐसे फैक्टर कॉन्जुगेट बेस से जुड़े हुए हैं जो उसकी स्टेबिलिटी को घटा रहे हैं तो एसिड वीक हो जाएगा। अब देखिए कॉन्जुगेट बेस इसका क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, CH3 CH2O माइनस। इसका क्या होगा, CH3 CHO माइनस। इसका क्या होगा, O माइनस। ठीक है। अब देखिए ऐसे फैक्टर चार्ज डिस्पर्स, अगर चार्ज का डीलोकलाइजेशन नहीं होगा, चार्ज का बंटवारा नहीं होगा तो स्टेबिलिटी हमेशा कम होती जाएगी। देखिए यहां पर एक फैक्टर ऐसा है, अब ये नेगेटिव है, अगर नेगेटिव किसी तरह नेगेटिव कम हो जाए, चार्ज स्पीशीज मोस्ट अनस्टेबल स्पीशीज होती है। चार्ज अगर किसी एटम पे चार्ज है, ये मैं कई बार जीओसी में समझा चुका हूं कि किसी एटम पे अगर चार्ज है तो वो मोस्ट अनस्टेबल स्पीशीज होगी। कोई ऐसे फैक्टर जो इस चार्ज को बांट दें, थोड़ा इस पे चला जाए, थोड़ा इस पे चला जाए तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। अब इस पे नेगेटिव है, ये जो मेथाइल ग्रुप है इसको और इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज है वो और बढ़ रहा है, स्टेबिलिटी कम होगी। यहां पर दो ऐसे ग्रुप हैं जो इसकी स्टेबिलिटी को क्या है, कम कर रहे हैं। और यहां पे कितने ग्रुप हैं, 3 ग्रुप हैं जो इसकी स्टेबिलिटी को कम कर रहे हैं। नेगेटिव है और उस पर और नेगेटिव लाद दे रहे हैं तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इसका मतलब यह है प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी से, और सेकेंडरी बहुत ज्यादा टर्शरी से एसिडिक होता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें। ये तो हो गया एसिडिटी ऑफ अल्कोहल। अब एसिडिटी ऑफ फिनॉल बहुत अच्छी तरह समझिएगा। एसिडिटी ऑफ फिनॉल खूब पूछा जाता है, देखिए एसिडिटी ऑफ फिनॉल, देखिए जो फिनॉल है, एसिडिटी ऑफ फिनॉल है डालिए। जो फिनॉल है फिनॉल OH, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये फिनॉल है, ठीक है। जो जितनी आसानी से H+ दे देगा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब देखिए फिनॉल के केस में क्या है, फिनॉल केस में अगर फिनॉल का रेजोनेंस जो OH ग्रुप जुड़ा हुआ है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, और ये बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में भी है, पाई सिग्मा लोन पे कॉन्जुगेशन में है। अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हुए, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो गए। क्या हो जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, ये बॉन्ड और ये क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन हाइड्रोजन। ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। फिर डीलोकलाइजेशन चलता रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर, ये इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर, यहां पे नेगेटिव आ जाएगा, यहां पे बन जाएगा बॉन्ड, फिर ये ट्रांसफर, नेगेटिव यहां पे आ गया, बॉन्ड ये बन गया, उसके बाद ये, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखिए ऑक्सीजन में पॉजिटिव आ रहा है, जब ऑक्सीजन में पॉजिटिव आएगा तो बताइए क्या करेगा ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन में जब पॉजिटिव आएगा तो ऑक्सीजन क्या करेगा, हाइड्रोजन के जो ये बॉन्ड है इसको, इसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ना। जब ऑक्सीजन में पॉजिटिव आ गया तो ऑक्सीजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को, क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबिलिटी की पहचान है, जब ऑक्सीजन जब पॉजिटिव आ गया तो ऑक्सीजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब अट्रैक्ट करेगा तो हाइड्रोजन का रिलीज होना आसान हो जाएगा, हाइड्रोजन का रिलीज होना आसान हो जाएगा। इसीलिए फिनॉल एसिडिटी शो करता है। ऑक्सीजन रिजोनेंस की वजह से ऑक्सीजन पॉजिटिव आता है। रिजोनेंस कैसे, आपसे कोई पूछे कि फिनॉल एसिडिटी कैसे शो करता है, तो आप लिखेंगे कि रिजोनेंस की वजह से ऑक्सीजन पॉजिटिव आता है। जब ऑक्सीजन का पॉजिटिव आता है तो ऑक्सीजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जब अट्रैक्ट करता है तो हाइड्रोजन का रिलीज होना पॉसिबल हो जाता है, हाइड्रोजन का रिलीज होना पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, लोन पेयर की वजह से, लोन पेयर की वजह से ये कॉन्जुगेशन में है, पाई सिग्मा पॉजिटिव, साई सिग्मा लोन पेयर, कॉन्जुगेशन मिल गया, रिजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया। जब रिजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ गया। ऑक्सीजन में पॉजिटिव जब आ गया तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव का आना वो क्या करेगा, इस बॉन्ड को तोड़ देगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपने ऊपर ले लेगा। इस पॉजिटिव को खत्म करने के लिए हाइड्रोजन का रिलीज होना आसान हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। ड्यू टू रेजोनेंस ऑक्सीजन एटम इन्वॉल्व पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर विच वीकेंस द OH बॉन्ड, सो इट फैसिलिटेट द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन इजीली। हमें बात आ रही है, क्लियर है। अब देखिए, फिर अब आपसे पूछे कि फिनॉल और अल्कोहल में कौन ज्यादा एसिडिक है, फिनॉल और अल्कोहल में कौन ज्यादा एसिडिक है, ये भी क्वेश्चन यही भी डिस्कस कर लेते हैं। ये तो फिनॉल की एसिडिटी हो गई, एक क्वेश्चन इस पे बन गया। अब आपसे पूछे फिनॉल और अल्कोहल में कौन ज्यादा एसिडिक है। एसिड वो होते हैं जो प्रोटॉन देते हैं। अब देखिए, फिनॉल है, मान लीजिए फिनॉल, ये फिनॉल है, ये फिनॉल है और ये अल्कोहल है, अल्कोहल। मान लीजिए इसने प्रोटॉन दिया तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन। अल्कोहल ने प्रोटॉन दिया तो ये बन जाएगा एल्कोक्साइड आयन। ये क्या बन गया, एल्कोक्साइड आयन, एल्कोक्साइड आयन। कौन ज्यादा स्टेबल एसिड होगा, कौन ज्यादा एसिड होगा, कौन स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अब स्ट्रॉन्ग एसिड वही होगा जिसका कॉन्जुगेट बेस जो बने, जिसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग हो या कोई ऐसा फैक्टर हो जो उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा दें, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। अब देखिए, अल्कोहल में क्या रिजोनेंस पॉसिबल है, कोई कॉन्जुगेशन ही नहीं दिख रहा है, कोई कॉन्जुगेशन दे रहा है, अल्टरनेट पे कोई चीज दिख रही है, नहीं दिख रही है, तो इसमें तो रिजोनेंस पॉसिबल नहीं है, तो ये नॉट स्टेबल, स्टेबल नहीं है, नॉट स्टेबल। जिसका अल्कोहल का कॉन्जुगेट बेस क्या बना, एल्कोक्साइड आयन, नॉट स्टेबल बिकॉज रिजोनेंस इज नॉट प्रेजेंट, रिजोनेंस इज नॉट प्रेजेंट, इसमें रिजोनेंस नहीं पाया जा रहा है, इसलिए स्टेबल नहीं है। इसमें देख लें, फिनॉक्साइड में देख लें, फिनॉक्साइड में देखिए रिजोनेंस पाया जाएगा। देखिए फिनॉक्साइड में, इसको मिटा दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लें, मिटा दे रहे हैं इसको। फिनॉक्साइड आयन जो बना है आयनाइजेशन ऑफ फिनॉल से, ठीक है। ये देखिए कॉन्जुगेशन में डबल सिग्मा लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज, वही चीज नेगेटिव।
ठीक है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। रेजोनेंस तो आप लोग पढ़ चुके हैं जीओसी में। सॉरी, ये नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव वाला तो ये ट्रांसफर हो गया ना, अब नेगेटिव आ जाएगा, इसमें नेगेटिव डाल जाएगा। ठीक है, नेगेटिव किसकी वजह से? नेगेटिव तो है इसकी वजह से, फिनॉल नेगेटिव तो है इसकी वजह से, जो ये बॉन्ड टूटा है, हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन थे, ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे वो इसने ले लिए थे, इसकी वजह से ये नेगेटिव था। ये नेगेटिव उसकी वजह से थे, ये इलेक्ट्रॉन जो आए थे उसकी वजह से नेगेटिव है। वही जब बॉन्ड इधर ट्रांसफर हो जाएंगे तो ये नेगेटिव खत्म हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब देखिए, एल्कोक्साइड में रेजोनेंस पॉसिबल नहीं क्योंकि कॉन्जुगेशन नहीं है। फिनॉक्साइड में रेजोनेंस पॉसिबल, तो फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस की वजह से स्टेबल हो जाता है, इसलिए जो फिनॉल है वो एल्कोहल के कंपेरिजन में स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्यों? आपसे पूछे कि दोनों में एल्कोहल और फिनॉल में कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो आप कहेंगे फिनॉल। पूछे क्यों? क्योंकि जो फिनॉल के आयनाइजेशन से जो फिनॉक्साइड आयन बना, फिनॉल के आयनाइजेशन से जो फिनॉक्साइड बना वो रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है, रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है, इसलिए। और एल्कोहल के आयनाइजेशन से एल्कोक्साइड आयन बनता है जो जिसमें रेजोनेंस नहीं होता, नॉट स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, बट फिनॉक्साइड आयन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, सो इट इज बेटर एसिड देन एल्कोहल। फिनॉक्साइड आयन में रेजोनेंस होता है। कोई भी एसिड तभी स्ट्रॉन्ग है जब उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग है, तो इसका कॉन्जुगेट बेस, फिनॉल का कॉन्जुगेट बेस जो फिनॉक्साइड है वो रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज है, लेकिन एल्कोहल का कॉन्जुगेट बेस एल्कोक्साइड आयन में रेजोनेंस नहीं होता, इसलिए वो स्टेबलाइज नहीं है, इसलिए एल्कोहल फिनॉल के कंपैरिजन में वीक एसिड होता है। ये हो गया। एक क्वेश्चन और आता है कि एल्कोहल और फिनॉक्साइड आयन में कौन स्टेबल है? एल्कोहल और फिनॉक्साइड आयन में कौन स्टेबल है? अब बताइए कौन स्टेबल? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एल्कोहल और फिनॉक्साइड आयन में, या ये पूछते हैं व्हाई फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन एल्कोहल देन फिनॉल। फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन फिनॉल। ये इसका रीजन भी देख लीजिए। फिनॉल के रेजोनेंस स्ट्रक्चर में, फिनॉल के रेजोनेंस स्ट्रक्चर में चार्ज सेपरेशन पाया जाता है, मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। 3 स्ट्रक्चर ऐसे मिलते हैं रेजोनेंस के जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता है, चार्ज, इसे कहते हैं चार्ज सेपरेशन। पॉजिटिव नेगेटिव के बीच क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। जब अट्रैक्शन होगा तो इसको दूर रखने के लिए एनर्जी की जरूरत होगी, इसको दूर रखने के लिए एनर्जी की जरूरत होगी जो कि इसको डीस्टेबलाइज कर देगी, जो इसको स्टेबिलिटी को वीक करेगी। इसमें फिनॉल के, आप लिखेंगे फिनॉल के रेजोनेंस स्ट्रक्चर में चार्ज सेपरेशन होता है। इस चार्ज को एक दूसरे से दूर रखने के लिए एनर्जी की जरूरत होगी जो कि इसकी स्टेबिलिटी को घटा देती है। लेकिन फिनॉक्साइड आयन में चार्ज सेपरेशन नहीं है, तो ये ज्यादा स्टेबल है फिनॉल से। ठीक है, ज्यादा स्टेबल है फिनॉल से। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कुछ और क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, हमने हेलो एल्कीन डिस्कस किया है, जिसमें डबल बॉन्ड होता है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होते हैं, CN ग्रुप। कोई भी NO2 या CN ग्रुप अगर फिनॉल से
अगर फिनॉल से ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे हैं, पैरा पोजीशन पे हैं, तो फिनॉल की एसिडिटी को बढ़ा देते हैं। कोई भी ग्रुप अगर फिनॉल से कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर फिनॉल से ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे हैं तो फिनॉल की एसिडिटी को बढ़ा देते हैं, फिनॉल से ज्यादा एसिडिक हो जाता है। आपसे पूछे कि फिनॉल दिया हो, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल दिया हो और पैरा नाइट्रोफिनॉल दिया हो, कौन ज्यादा एसिडिक होगा? तो याद रखिए कि अगर नाइट्रो ग्रुप पैरा पे है तो सबसे ज्यादा एसिडिक वही होगा, ऑर्थो पे है तो उससे कम, और फिनॉल लेस एसिडिक होगा। अगर एसिडिक ऑर्डर पूछें तो एसिडिक ऑर्डर आप ये बता सकते हो, ठीक है। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप फिनॉल से ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे है तो वो फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होगा। क्यों, ये बताता हूं मैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे? बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट होगा। जब इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट जो होगा, अब इस पे नेगेटिव आता है, ठीक है, और इस पे पॉजिटिव आता है, पोलैरिटी वजह से नेगेटिव पॉजिटिव होता है। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसको खींच रहे हैं तो चार्ज का सेपरेशन होगा, चार्ज बंटने लगेगा। ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज आया वो बंटने लगेगा, जब चार्ज बंटने लगेगा तो वो स्टेबलाइज कर देगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं? स्टेबलाइज कर देते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? हाँ, लेकिन अगर ये मेटा पे हैं, तो कोई भी इफेक्ट नहीं डालता, अगर ये मेटा पे हैं तो कोई भी इफेक्ट नहीं डालता। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो अगर आपसे ये दे दिया जाए कि कौन ज्यादा एसिडिक है, आपको दे दिया जाए ये फिनॉल। हाँ, एक चीज और देख लीजिए, ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल में कौन ज्यादा एसिडिक होगा? बता तो दिया हमने कि पैरा ज्यादा होगा। क्यों होगा? वो इसलिए होता है, जैसे ये ऑर्थो है, ये दो हैं। अब पूछे ऑर्थो और नाइट्रोफिनॉल में कौन ज्यादा एसिडिक होगा? होता तो पैरा है, लेकिन क्यों नहीं होता? आपसे पूछ लें वाई पैरा नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, क्या रीजन लिखेंगे उसका? वाई बता तो दिया हमने कि सबसे ज्यादा मोस्ट एसिडिक होगा पैरा नाइट्रोफिनॉल, उसके बाद ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, उसके बाद मेटा नाइट्रोफिनॉल, उसके बाद फिनॉल, ठीक है। लेकिन ऑर्थो और पैरा क्यों ज्यादा एसिडिक होता है? पैरा के कंपेरिजन में ऑर्थो के कंपेरिजन में पैरा नाइट्रोफिनॉल क्यों ज्यादा एसिडिक होता है? उसका रीजन देखिए। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में जो ऑक्सीजन एटम होता है, ये हाइड्रोजन एटम और ये ऑक्सीजन एटम इन्वॉल्व हो जाते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में इंट्रामॉलिक्यूलर नाइट्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पास आ गए, इन्होंने क्या किया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ली। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ली तो हाइड्रोजन तो इन्वॉल्व हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, तो ये रिलीज कैसे होगा? जब रिलीज नहीं होगा तो एसिडिटी कम हो जाएगी। रिलीज आसानी से रिलीज नहीं होगा, एसिडिटी कम हो जाएगी, लेकिन इतनी भी कम नहीं होगी कि मेटा और फिनॉल से ये कम हो जाए। तो आपसे पूछे कि पैरा और ऑर्थो में कौन ज्यादा एसिडिक होता है? पैरा नाइट्रोफिनॉल होता है। ऑर्थो कम क्यों होता है? क्योंकि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, इसलिए ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल पैरा नाइट्रोफिनॉल के कंपेरिजन में कम बेसिक होता है। सबसे ज्यादा लीस्ट बेसिक होगा फिनॉल, उसके बाद मेटा नाइट्रोफिनॉल, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और उसके बाद पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। बात समझ में आ गई?
समझ बात आ गई। एक और देख लीजिए, क्रिसॉल। क्रिसॉल देखा ना आपने, क्रिसॉल। अगर इसमें क्या है, क्रिसॉल। अब क्रिसॉल और फिनॉल ने पूछे कौन ज्यादा एसिडिक है। अब फिनॉल ज्यादा एसिडिक होगा, क्यों? क्योंकि ये CH3 क्या है, CH3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन देगा, जब इलेक्ट्रॉन देगा तो O का जो नेगेटिव चार्ज सेपरेशन है, डिक्लोराइजेशन नहीं हो पाएगा। O का क्या है, चार्ज का सेपरेशन, चार्ज बट नहीं पाएगा, नेगेटिव चार्ज बट नहीं पाएगा, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी को कम कर देगा। तो ये लीस्ट एसिडिक है, ये मोर एसिडिक है। ठीक है, ये क्रिसॉल है, ऑर्थो क्रिसॉल। क्रिसॉल, ऑर्थो। ठीक है, ये हो गई एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल फिनॉल। लास्ट हेडिंग है एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन, आप लोग हेडिंग दीजिए, कुछ वो कीजिए, तब तक मैं पेन में इंक डाल देता हूं। तब तक आप डिवीजन थोड़ा कीजिए। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल को डिस्कस कीजिए। हाँ बेटा, एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन क्या होता है? एस्टरिफिकेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। एस्टर, ठीक है, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट डालिएगा, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। एक पॉइंट लिखिए, एल्कोहल एंड फिनॉल, एल्कोहल एंड फिनॉल and phenol react with acid anhydride, acyl chloride to form एस्टर, टू फॉर्म एस्टर। ठीक है, अब देखिए, कोई एसिड ले लिया आपने, मान ली ले लिया CH3COOH, इसको थोड़ा कायदे समझिएगा, COOH एसिड ले लिया और इसकी एल्कोहल से रिएक्शन करवा दी, C2H5OH, इससे रिएक्शन करवा दिया। ये एसिडिक प्रॉपर्टी है, ये एसिडिक प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा, एसिडिक प्रॉपर्टी है। तो इसका मतलब ये है कि इस रिएक्शन में एल्कोहल सिर्फ H देगा, एल्कोहल सिर्फ H देगा और एसिड OH देगा, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन में क्या बनेगा, साल्ट और वाटर बनेगा, साल्ट और वाटर बनेगा। साल्ट और वाटर क्या हुआ, जब कोई एसिड किसी बेस से रिएक्शन करता है, साल्ट और वाटर बनाता है, तो एक एसिड H देता है और बेस OH देता है। तो इसमें फिनॉल, ये एल्कोहल की एसिडिक रिएक्शन है, तो इसमें सिर्फ ये H देगा और एसिड से क्या लेगा, OH लेगा, तो क्या बना लेगा, और प्रेजेंस होती है H2SO4 की, प्रेजेंस होती है H2SO4 की, वाटर बनेगा, वाटर निकाल दिया। अब देखिए इसमें क्या बचा, इसमें बचा ये, इसमें बचा ये, और इसमें क्या बचा, इसमें बचा ये, क्या बना लेगा, CH3, C कार्बन, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड O, ठीक है, और इसका ऑक्सीजन O, सॉरी
CO, ठीक है, फिर इसका ऑक्सीजन और ये बन गया C2H5, ठीक है, ये इस्टर बन गया। इसका नाम आईपीसी नेम क्या लिखेंगे? अब देखिए इसमें, ये तो 11 में पढ़ा चुका हूं मैं, लेकिन फिर भी देख लीजिए। अब इसमें चेन बनती है, इसमें चेन क्या, दोनों तरफ चेन बराबर है। हमेशा फंक्शनल ग्रुप लॉन्ग एल्काइल ग्रुप के साथ चला, बड़े एल्काइल ग्रुप के साथ चला जाता है, ठीक है, लेकिन इसमें दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप बराबर है। 1 2 इसका नाम होगा एथेनोएट, ठीक है। अगर मान लीजिए यहां पे हमने यूज किया होता मेथिल अल्कोहल, ये उसके, अब क्या बनता, प्रेजेंस है H2SO4 की, अब क्या बनता, इसमें क्या बचा, इसमें बचा ये, और इसमें क्या बचा, इसमें बचा ये, वाटर बनना है, CH3C डबल बॉन्ड O CH3। अब देखिए इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, देखिए लॉन्ग चेन बनाएंगे, लॉन्गेस्ट चेन बनाते हैं, यहां पे 2 की चेन बन रही है, उसके बाद चेन ब्रेक हो गई क्योंकि बीच में ऑक्सीजन आ गया, तो नाम क्या होगा, मेथिल और 2 कार्बन इथेनोएट। फंक्शनल ग्रुप हमेशा बड़े एल्किल ग्रुप के साथ जाता है, मेथिल एथेनोएट, ठीक है। बात समझ में आ गई, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये सब एस्टर बन रहे हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन बता रहा हूं आपको। अब देखिए, अगर मान लीजिए अब एसिड एनहाइड्राइड ले लिया, ये बताया है मैंने आपको फ्रीडर क्राफ्ट रिएक्शन में, एसिड एनहाइड्राइड और एसिड क्लोराइड की रिएक्शन आपको फ्रीडर क्राफ्ट एसाइलेशन और एल्काइलेशन बताया है, ठीक है। अब मान लीजिए एसिड एनहाइड्राइड ले लिया, एनहाइड्राइड ले लिया, एनहाइड्राइड क्या होता है, CH3CO होल ट्वाइस ये हो, ये एनहाइड्राइड होता है। एसिड क्लोराइड क्या होता है, CH3COCl, ये बता चुका हूं आपको फ्रीडर क्राफ्ट रिएक्शन में, ठीक है। अब मान लिया हमने एसिड एनहाइड्राइड लिया, एनहाइड्राइड को इस तरह लिखते हैं, जब हम इसको इस फॉर्मूले को थोड़ा खोल के लिख रहे हैं तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। CH3CO क्योंकि ये है ना CH3CO होल ट्वाइस हो, ये 2 है ना, 2 लिख लिया, और दोनों के बीच ऑक्सीजन बॉन्ड बना है ये। अब इसकी रिएक्शन हमने करवाई, मान लीजिए एथिल अल्कोहल से करवा दी, इसमें प्रेजेंस होगी H2SO4 की, वही चीज। अब देखिए इसमें क्या होगा, सिर्फ ये ग्रुप जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ देगा आपको हाइड्रोजन, अल्कोहल सिर्फ हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा तो क्या बन जाएगा, CH3CO ही ग्रुप आता है, ठीक है, उसमें भी यही आ रहा था, ठीक है। जैसे आपने ये लिया था एसिड, ये लिया था ना, तो एस्टरिफिकेशन में सिर्फ इतनी चीज यूज होती है, याद रखिएगा, CH3CO ग्रुप यूज होता है, जो यूज होता है, और एल्कोहल का एथॉक्साइड पार्ट जो होता है, जो एल्कोक्साइड पार्ट होता है वो यूज होता है, याद रखिएगा। एस्टरिफिकेशन में इसका एसिड पार्ट यूज होता है, CH3CO ग्रुप, ये क्या होता है, एसाइलेशन, ठीक है, ये एसाइलेशन में यूज होता है, ठीक है। इसे कहते हैं एसिटिल ग्रुप, ये सब याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन लगाने में या एनसीईआरटी क्वेश्चन लगाने में आया होगा। एसिटिल ग्रुप आता है एसिड से, एसिड एनहाइड्राइड से, एसिड क्लोराइड से, एसिटिल ग्रुप। और फेनॉक्साइड ग्रुप जो एथॉक्साइड ग्रुप होता है, एल्कोक्साइड ग्रुप होता है, वो आता है एल्कोहल से, याद रखिएगा, नोट कर लीजिए। अब तो ये ग्रुप आया, CH3CO एसिटिल ग्रुप आ गया, और साथ में OC2H5, ठीक है, प्लस बचा क्या, ये पार्ट बच गया, इतना पार्ट बच गया। अब ये H से कम, H इसने H दिया ना, H बच गया इसका, तो क्या बनाएगा, CH3COOH, एसिटिक एसिड बना लेगा, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, नाम बताइए इसका क्या होगा, क्या होगा, मेथिल
इसको किस तरह लिख सकते हैं? आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, CH3 COO C2H5, इस तरह ले सकते हैं ना? ठीक है। क्या नाम होगा इसका? बताइए नाम क्या होगा भाई? एथिल एथेनोएट, एथिल एथेनोएट। ठीक है, बात समझ में आ गई? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एथिल एथेनोएट। अब एसिटिल क्लोराइड देखिए, एसिटिल क्लोराइड से एसिल क्लोराइड, एसिल क्लोराइड जो होता है वो RCOCl होता है, ये एसिल ग्रुप होता है, RCOCl ग्रुप। अगर इसे ऑयल हैलाइड भी लिखते हैं, अगर ये लिख दिया CH3COCl, इसे कहेंगे मेथेनॉइल, मेथेनॉइल क्लोराइड, मेथेनॉइल क्लोराइड। ठीक है। अब इसकी रिएक्शन करवा ली है, मान लीजिए एल्कोहल से, यानी कि हमने करवा ली मेथिल एल्कोहल से CH2, बस वही चीज। एस्ट्रिफिकेशन है, CH3CO ग्रुप देगा कौन? CH3CO ग्रुप देगा एसिड, एनहाइड्राइड या क्लोराइड, और एल्कोक्सी ग्रुप देगा एल्कोहल। क्या बन जाएगा? CH3C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस, या हाइड्रोजन ये क्लोरीन बना लेगा HCl। लेकिन ये रिएक्शन पायरिडीन बेस की प्रेजेंस में होती है, क्योंकि HCl प्रोड्यूस हुआ है, HCl इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में भेजने की कोशिश करेगा, इसलिए इसको न्यूट्रल करने के लिए पायरिडीन यूज की जाती है। ये पूछ सकता है कि एस्ट्रिफिकेशन, एसिटिल क्लोराइड के एस्ट्रिफिकेशन में पायरिडीन क्यों यूज की जाती है? क्यों? क्योंकि HCl जो बना है वो इसको बैक डायरेक्शन में भेजने की कोशिश करता है, इसको न्यूट्रल करने के लिए पायरिडीन यूज की जाती है। ठीक है, नाम क्या होगा? 2 कार्बन की चेन है, मेथिल एथेनोएट, मेथिल एथेनोएट। स्क्रीनशॉट ले लिए। एस्ट्रिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, हो गया। एक बहुत ही, फिनॉल से भी देख लीजिए, फिनॉल से नहीं करवाई मैंने, फिनॉल से भी दिखाता हूं आपको, फिनॉल से भी दिखाता हूं। फिनॉल से मान लीजिए कि एस्ट्रिक एसिड यूज किया आपने, और इसकी रिएक्शन करवा दी फिनॉल से, क्या बनेगा? सिंपल, ये तो उसमें एल्कोक्साइड यूज हुआ, यहां फिनॉक्साइड यूज हो जाएगा। क्या बनेगा? O, ये तो O हो गया। अब ये इसका ऑक्सीजन O CH3, CCH3। ठीक है, क्या बन गया? फेनिल, फेनिल एथॉक्साइड, फेनिल एथेनोएट, फेनाइल एथेनोएट, और प्लस वाटर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो नोट कर देंगे। देखिए, एक स्क्रीनशॉट ले लें। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में डाल देंगे। देखिए, द इंट्रोडक्शन ऑफ एसिटिल ग्रुप ऑफ एसिटिल ग्रुप एसिटिल ग्रुप क्या होता है? CH3CO ग्रुप होता है, या RCO ग्रुप इन एल्कोहल एंड फिनॉल इज नोन एज एसिटाइलेशन। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड
गिव एस्पिरिन, एस्पिरिन दवा जो आप लोग यूज करते हैं, एस्पिरिन, एस्पिरिन। देखिए सैलिसिलिक एसिड क्या है, एल्कोहल के साथ जब एसिड ग्रुप आ जाए तो इसे कहते हैं सैलिसिलिक एसिड। अगर एल्डिहाइड ग्रुप आ जाए, सीएचओ ग्रुप आ जाए तो इसे कहते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड। जब एल्कोहल के साथ सीओएच ग्रुप आ जाए तो इसे कहते हैं सैलिसिलिक एसिड, सब याद रखिएगा। और अगर एल्डिहाइड ग्रुप आ जाए तो इसे कहते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड। अब इसकी रिएक्शन मान लीजिए आपने एसिड एनहाइड्राइड से करवा दी, खोल के इसको लिखते हैं CH3CO CH3CO इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। अब बताइए ये क्या है, एस्टरिफिकेशन है। फिनॉल दिख गया आपको, एस्टरिफिकेशन याद आ गया, ठीक है, एस्टरिफिकेशन है। क्योंकि आप कहोगे कि ये एसिड में क्यों नहीं, एसिड भी तो देता है, एसिड अलग से आता ना, फिनॉल में लगा हुआ एसिड थोड़ी होगा। अब ये सिर्फ H देगा, ये सिर्फ H देगा, क्या बना लेगा, और ये एसिटिल ग्रुप जो आएगा ये आके जुड़ जाएगा, इससे क्या बन जाएगा, CH3 प्लस OH। ठीक है, बात समझ आई। इसे कहते हैं एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड या शॉर्ट फॉर्म में एस्पिरिन, एस्पिरिन, एस्पिरिन। इट इज यूज्ड एज, एस्पिरिन इज यूज्ड एज एनाल्जेसिक। ये मतलब समझाते हैं, एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीपायरेटिक, एंटीपायरेटिक। ठीक है, एनाल्जेसिक मतलब दर्द को कम करने वाली, एंटी इंफ्लेमेटरी मतलब सूजन, स्वेलिंग को कम करने वाली, और एंटीपायरेटिक मतलब बुखार में यूज होने वाली, जो बुखार को कम करती है। ठीक है, एनाल्जेसिक मतलब दर्द को कम, एनाल्जेसिक मतलब दर्द को कम करने वाली, पेन रिलीफ, एनाल्जेसिक मतलब पेन रिलीफ, एंटी इंफ्लेमेटरी मतलब स्वेलिंग को कम करे, और एंटीपायरेटिक मतलब बुखार को कम करे। ये इंपॉर्टेंट है, एस्पिरिन का प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डालिएगा। तो ये थी आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल्स। सारी की सारी प्रॉपर्टी अपने आप में एक क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चन को डिस्कस करिए, आपस में ग्रुप बना के पढ़िए, और क्वेश्चंस को अच्छी तरह सॉल्व करिए। जितने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे उतना आपके कॉन्सेप्ट के लिए अच्छा। ये सारी रिएक्शन जितनी मैंने डिस्कस की इस 1 घंटे की क्लास में, सारी की सारी रिएक्शन बोर्ड में टाइम पे पूछी गई है। अगर आप प्रीवियस ईयर के 10 ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करें तो देखिएगा ये रिएक्शंस एज इट इज जैसे मैंने बताई है वैसी ही पूछी गई है बोर्ड के एग्जामिनेशन में। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा, ये प्रॉपर्टी थी ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटना। नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटे। थैंक यू सो मच।